हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमेटेड मूवी शटल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ आइस एज मूवीज फ्रेंचाइजी की अब तक रिलीज हुई मूवीज का लास्ट पार्ट, एडवेंचर ऑफ बक वाइल्ड। अगर आपने अब तक आइस एज सीरीज नहीं देखी तो आपको पूरे सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन है आप ये पूरी सीरीज जरूर देखें। तो चलिए आज की मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एली को अब तक की हुई पूरी कहानी को नरेट करते हुए दिखाया जाता है। वो बताती है कि इस कहानी की शुरुआत मैनी से हुई थी, जिसकी फैमिली को हंटर ने मार दिया था। अकेले भटकते मैनी को सिड, जो कि एक स्लॉथ होता है जिसे उसकी फैमिली ने उसके अनोइंग बिहेवियर के कारण छोड़ दिया था, उसका, और डिएगो, जो कि एक सेबर-टूथ टाइगर होता है जिसे अपने पूरे ट्राइब से अलग होना पड़ता है, उसका साथ मिलता है। ये तीनों मिलकर अपने परिवार से बिछड़े हुए ह्यूमन बेबी को वापस अपने परिवार से मिलवाते हैं और इस तरह ये तीनों एक परिवार बन जाते हैं। फिर मैनी के लाइफ में एंट्री होती है एली की। एली अपने दो प्यारे पॉसम्स ब्रदर एडी एंड क्रैश के साथ इस झुंड में शामिल हो जाती है। अब जानवरों का ये अनोखा झुंड एक साथ बहुत सारे एडवेंचर करता है। अब मूवी की स्टोरी शुरू होती है, जहाँ हमें पॉसम्स ब्रदर को अपने मस्ती भरे कारनामे करते हुए दिखाया जाता है। इस बार वो माउंटेन के पीक पर से स्लाइड करने वाले होते हैं। तभी उन्हें एली की आवाज आती है, जो उन्हें किसी भी डेंजरस एक्टिविटी को करने से वार्न कर रही होती है। एली की ये बात सुनकर दोनों पॉसम ब्रदर्स एली से अलग रहने की बात को सोचते हैं, ताकि उन्हें कोई भी रोके टोके नहीं और वो अपनी मनमानी कर सके। इधर मैनी, सिड एंड डिएगो अपने समर हैबिटेट में आराम कर रहे होते हैं, मगर पॉसम ब्रदर्स के कारण वहाँ आइस एलांच आ जाता है और उनका पूरा हैबिटेट उजड़ जाता है। इस कारण मैनी एंड डिएगो पॉसम ब्रदर्स पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जिस पे पॉसम ब्रदर अकेले रहने की बात करते हैं। एली किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करती है और सब सोने के लिए दूसरी जगह का बंदोबस्त करने लग जाते हैं। रात में एली मैनी से अपनी स्टोरी शेयर करती है कि कैसे पॉसम ममा ने उसकी परवरिश की थी। पॉसम ममा के कारण ही एली की जान अपनी फैमिली से अलग होने के बाद भी बच पाई थी। पॉसम ममा के मरने के बाद एडी एंड क्रैश का ख्याल एली ने एकदम माँ की तरह रखा, इसीलिए एडी एंड क्रैश एली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। सभी जानवरों के सोने के बाद एडी एंड क्रैश एली से आखिरी अलविदा लेके हमेशा के लिए अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होने पे जब चारों तरफ शांति होती है तो एली समझ जाती है कि एडी एंड क्रैश जा चुके हैं। इस कारण एली मैनी से बहुत नाराज हो जाती है और वो एडी एंड क्रैश के जाने का जिम्मेवार मैनी को ठहराने लगती। उधर एडी एंड क्रैश गलती से मस्ती करते करते लॉस्ट वर्ल्ड में जा पहुंचते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आइस एज मूवी के थर्ड पार्ट में दिखाया गया। लॉस्ट वर्ल्ड के रास्ते में ही उन पे दो छोटे रैप्टर्स अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए वो नीचे गिर जाते हैं, मगर वहाँ भी मुसीबत उनका पीछा नहीं छोड़ती। एक बड़ा सा स्पाइडर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो भागते हैं और फिर उन्हें बग पहले पार्ट की ही तरह इस पार्ट में भी बचा लेता है। बग के पूछने पे पॉसम ब्रदर्स बताते हैं कि वो एली की जानकारी में उससे अलविदा लेके मूव्ड आउट हुए हैं, मगर बग को उनकी बातों पे थोड़ा भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उन दोनों को वापस आइस वर्ल्ड तक जाने के रास्ते पे छोड़ने जाता है, जहाँ उसे ऑर्सन नाम का एक डायनो मिलता है, जो मैमल से नफरत करता है। ऑर्सन लॉस्ट वर्ल्ड को केवल लॉस्ट स्पीसीज जैसे डायनो के लिए ही सेफ रखना चाहता है, इसीलिए बग एंड ऑर्सन के बीच बहुत गहरी दुश्मनी होती है, क्योंकि बग मैमल्स को प्रोटेक्ट करता था। बग अपने कंट्रोल में लिए हुए रैप्टर्स को पॉसम्स के पीछे लगा देता है। बग किसी तरह दोनों पॉसम की जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। बग दोनों पॉसम्स को अपनी बैचलर डेन में लेके जाता है, जिसे देख के दोनों पॉसम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लेस बिल्कुल उनके ड्रीम वर्ल्ड की तरह होता है। दोनों पॉसम कुछ ही मिनटों में उस पूरी जगह को तहस नहस करके रख देते हैं। एडी एंड क्रैश बग से ऑर्सन के बारे में पूछते हैं, जिसपे बग उन्हें ऑर्सन के बारे में बताता है। वो बताता है कि ऑर्सन के पास नॉर्मल साइज से बड़ा ब्रेन होने के कारण खुद को दूसरों से सुपीरियर समझता था और वो पूरे लॉस्ट वर्ल्ड पे राज करना चाहता था। बग ने उसे वाटरिंग हॉल, जहाँ सारे एनिमल्स, सारे स्पीसीज एक साथ मिलजुल के रहते थे, वहाँ अपनी टीम में शामिल होने के लिए भी बुलाया था।
बक की टीम सारे स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी, मगर ऑर्सन ने बक के ऑफर को ठुकरा दिया और बक के लिए ट्रैप बिछाया। उसमें बक एंड जी के अलावा बाकी सारे मेंबर मारे जाते हैं। इसीलिए बक ने ऑर्सन को लावा आइलैंड पर छोड़ दिया था ताकि कुछ समय अकेला रहने पे ऑर्सन अपनी गलतियों को समझ के अपने अंदर सुधार ला सके। मगर ऑर्सन नहीं सुधरा और वो रिवेंज की आग में जलता रहा। ऑर्सन ने फायर की मदद से रैप्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया और इस तरह वो रैप्टर्स की मदद से लावा आइलैंड को एस्केप करने में कामयाब हो पाया। बक एडी एंड क्रैश को ऑर्सन की स्टोरी बता ही रहा होता है, तभी वहाँ ऑर्सन के रैप्टर्स आ जाते हैं। बक पॉसम्स को इशारे से छुपने के लिए कहता है, मगर कम अकल पॉसम्स बक की अकलमंदी वाली बात नहीं समझ पाते और वो और ज्यादा तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जिस कारण रैप्टर्स उनके पीछे लग जाते हैं। इससे पहले वो रैप्टर्स पॉसम पे अटैक कर पाते, वहाँ एक गैस रिलीज होती है जिसके कारण बक वहाँ बेहोश हो जाता है। मगर पॉसम गैस से बेहोश नहीं होते क्योंकि पॉसम्स पे कभी भी गैस का कोई भी असर नहीं होता था। बक के होश में आने पे मालूम चलता है कि वो गैस जी, जो कि बक की ही टीममेट होती है, उसने रिलीज की थी। जी हमेशा प्लान के साथ चलती थी, जबकि बक कोई भी काम अपने स्टाइल में विदाउट किसी प्लान के करता था, इसीलिए वो दोनों अलग हो चुके थे। उधर ऑर्सन वॉचिंग हॉल पे हमला कर देता है। बक किसी तरह वहाँ से सारे एनिमल्स को भगा देता है, मगर ऑर्सन ने रैप्टर्स की पूरी आर्मी रेडी कर ली होती है, इसीलिए बक को जी के साथ वहाँ से भागना पड़ता है। जी एंड बक मिलके प्लान बनाते हैं और बोन बोट पे बैठ के लॉस्ट लगून के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जी एंड बक आपस में लड़ने लगते हैं और टीम के टूटने के लिए एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। रात में एडी एंड क्रैश बक को सोता हुआ देख के बोट की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। मॉर्निंग में एडी एंड क्रैश बक को उठाते हैं और वो खुद को प्रूव करने के लिए बक के लिए बेरीज लेके आते हैं, जो कि जहरीली होती है। साथ ही वो 2 छोटे लिजर्ड्स भी ले आते हैं जो कि आग उगल रहे होते हैं। अपनी समझदारी साबित करने के चक्कर में वो एक बार फिर इतनी बड़ी बेवकूफी कर बैठते हैं। अब वो सब लास्ट लगून पहुंच जाते हैं, जहां बक मामा टी-रेक्स को बुलाता है। मामा टी-रेक्स के बारे में भी मूवी के 3rd पार्ट में डिटेल में बताया गया है। बैक टू द स्टोरी, बक मामा टी-रेक्स से हेल्प लेना चाहता था, मगर टी-रेक्स को दांतों में बहुत दर्द होता है, इसीलिए जी मामा टी-रेक्स को बेहोश कर देती है ताकि बक आसानी से उसके इन्फेक्टेड दांतों को निकाल सके। बक जैसे ही दांतों को निकालता है, वहाँ सारे रैप्टर्स आ जाते हैं, इसीलिए सब मिलके मामा टी को जगाने की कोशिश करने लगते हैं। पर जब वो नहीं उठती तो बक उसके मुंह में बम ब्लास्ट कर देता है। मामा टी किसी तरीके से उठती है, मगर बेहोशी में होने के कारण वो रैप्टर से ठीक तरीके से फाइट नहीं कर पाती। बक एंड जी कुछ देर तक रैप्टर से फाइट करते हैं, मगर वो इतने सारे रैप्टर्स की आर्मी का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर पाते। ऑर्सन एंड जी को बचाने के लिए बक खुद को सरेंडर कर देता है और ऑर्सन के सामने खुद की हार स्वीकार कर लेता है। ऑर्सन उसे कैद करके वॉचिंग हॉल की तरफ जाने लगता है ताकि वो सारे मैमल्स के सामने हारे हुए बक को दिखा सके। जी मामा टी को रिकवरी के बाद वॉचिंग हॉल पे मिलने के लिए बोलती है और खुद पॉसम्स के साथ बोट पे बैठ के वॉचिंग हॉल की तरफ जाने लगती है। रास्ते में जी पॉसम्स को उनके अंदर छिपे करेज से रूबरू होने को कहती है, साथ ही रैप्टर से लड़ने के लिए ट्रेन भी करती है। उधर मैनी एंड एली को एडी एंड क्रैश के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जो उनके लॉस्ट वर्ल्ड के तरफ जाने का इशारा करते हैं। मैनी एंड एली किसी तरह लॉस्ट वर्ल्ड के लिए निकलते हैं और ब्लॉक हुए रास्ते को खोलते हैं, मगर सिड के कारण वो बड़ा सा स्टोन उन लोगों को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पे मैनी, एली एंड डिएगो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और लॉस्ट वर्ल्ड तक जा पहुंचते हैं, जहां सिड से मामा टी-रेक्स मिलती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। फिर मामा टी से एडी एंड क्रैश के बारे में पूछता है, जिस पे मामा टी उसे सब कुछ बता देती है। यहाँ ऑर्सन बक को कैद करके वॉचिंग हॉल की तरफ ला चुका होता है और उसे सारे रैप्टर्स के सामने सर्व करने वाला होता है, मगर इससे पहले ऑर्सन बक को सर्व करता जी एंड पॉसम रैप्टर्स पे हमला कर देती है। ये किसी तरह बक की जान बचाती है। तभी वहाँ मैनी, एली, सिड एंड डिएगो टी-रेक्स के साथ पहुँच जाते हैं। वो सभी एडी एंड क्रैश को
बहादुरी से लड़ता देख बहुत हैरान हो जाते हैं और वो सब भी रैप्टर से लड़ने लगते हैं। बक ऑर्सन को समझाने की कोशिश करता है कि मैमल्स एंड डायनो को एक साथ हार्मनी से रहने की जरूरत है, मगर ऑर्सन की मोटी बुद्धि में उसकी बातें नहीं आती। तभी पॉसम के वेपन्स खत्म हो जाते हैं और वो दोनों रैप्टर से चारों तरफ से घिर जाते हैं। ऑर्सन एक बार फिर सारे रैप्टर्स को फायर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसे देख के पॉसम समझ जाते हैं कि आखिर ऑर्सन कैसे इन लिजर्ड्स को कंट्रोल करता है। एडी एंड क्रैश लिजर्ड्स की मदद से रैप्टर्स को कंट्रोल करने लगते हैं और जैसे ही पॉसम मरने का नाटक करते हैं, सारे रैप्टर्स भी उन्हें फॉलो करते हुए मरने का नाटक करने लगते हैं। अब मामा टी ऑर्सन को दूर फेंकती है और इस तरह पॉसम के कारण सबकी जान बच जाती है। ये देख के ऑर्सन बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये सारे रैप्टर्स उसके कंट्रोल से कैसे निकल आए और पॉसम के कमांड करते ही रैप्टर्स ऑर्सन के पीछे लग जाते हैं। तभी वहाँ एली आती है और अपने भाइयों को गले से लगा लेती है। सारा ग्रुप एडी एंड क्रैश की बहादुरी से खुश होकर उनकी बहुत तारीफ करता है और उन्हें वापस घर चलने को बोलता है, मगर एडी एंड क्रैश लॉस्ट वर्ल्ड में ही जी एंड बक के साथ रहना चाहते थे क्योंकि यही उनकी ड्रीम लाइफ थी। इसीलिए वो एली से परमिशन लेते हैं और एली भी उसे खुशी खुशी परमिशन दे देती है। साथ ही वो उन्हें एली से हमेशा मिलने आने के लिए भी प्रॉमिस लेती है। अब एली पॉसम से आखिरी अलविदा लेकर अपने ग्रुप के साथ वापस जाने लगती है और इस तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये पूरी आइस एज सीरीज बहुत पसंद आई होगी। तो आप सब कमेंट में जरूर बताना कि आइस एज सीरीज का कौन सा पार्ट आपका फेवरेट है। और हाँ, इसी तरह की मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं किसी अगली शानदार मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय।